क्रोधित चाणक्य बालक चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला चले गए और वहाँ मगध राज्य को मगध साम्राज्य बनाने की रणनीति बनने लगी। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ और आप मगध राज्य से मगध साम्राज्य और अखंड भारत बनने की कहानी आज सुनेंगे। इस कहानी के मुख्य 4 पात्र हैं। सबसे पहले चाणक्य। चाणक्य इस कहानी के रचयिता। सारी रणनीति उन्होंने तक्षशिला में बनाई। एक अपमान जो धनानंद ने किया था उस अपमान का बदला लेने के लिए, और एक सपना जो उन्होंने बचपन से देखा था, वो सपना था भारत को एकत्रित करने का, भारत वर्ष बनाने का, यानी कि अखंड भारत बनाने का सपना। चाणक्य एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ जन्मे, पाटलिपुत्रा में ही जन्मे थे। अपने पिता से उनको नाम मिला चाणक्य। ऐसे जन्म से उनका नाम विष्णुगुप्त था और उनकी कर्म से उन्हें कौटिल्य नाम मिला। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में ही हुई थी और वहीं वो शिक्षक भी बन गए। तक्षशिला में जहाँ एक ओर बालक चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर चाणक्य बहुत व्यस्त थे किताब लिखने में। वो किताब जो आज के दौर में भी उतनी ही उपयोगी है जितना उस समय थी। उस किताब का नाम हुआ अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब इकोनॉमी होता है। इसी मतलब को लेकर इस किताब के लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। लोग समझते हैं कि ये किताब अपने नाम के हिसाब से इकोनॉमी की किताब होगी, लेकिन ये किताब पूरी तरह से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते हैं, एक राज्य कैसे चलाते हैं, उसके बारे में है। राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का रूपरेखा कैसा होना चाहिए, उसके बारे में है। कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए खुद चाणक्य ने इस किताब की व्याख्या की थी। इस किताब का डेफिनेशन दिया था और उन्होंने कहा था, मनुष्या नाम वृत्ति अर्था, मनुष्यवती भूमिवती अर्था, तस्य पृथ्वी लाभा पालन उपाय। इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य की भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इसीलिए भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने का उपाय जिस शास्त्र में लिखा हो उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ये डेफिनेशन खुद चाणक्य द्वारा दी गई थी। इस किताब ने एक मॉडल दिया जिसको सप्तांग मॉडल कहते हैं। सप्तांग मॉडल में 7 चीज़ें हैं जिसको चाणक्य ने इस तरह से व्याख्या किया था। ये 7 चीज़ें पहले क्या हैं? वो है राजा, मंत्री, जनपद, कोष, मित्र, पड़ोसी, दुर्ग और दंड। राजा यानी कि उस राज्य का कर्ता धर्ता, राज्य को चलाने वाला। चाणक्य ने राजा को राज्य ऋषि कहा। इसका मतलब ये होता है कि राजा को लोभी नहीं होना चाहिए, राज्य का लोभ मोह भंग नहीं होना चाहिए। राजा को एक ऋषि की तरह रहना चाहिए जो इन सब से परे है। मंत्री, चाणक्य के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में बहुत बुद्धिमान लोगों को ही मंत्री बनाना चाहिए जिससे राज्य का कार्य आसान हो जाए। कोष, राज्य के पास इतना होना चाहिए जिससे कि वो अपने प्रजा का पालन पोषण कर सके। जनपद, बिना जनपद का तो कोई राज्य हो ही नहीं सकता, तो राज्य में प्रजा का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दंड, अगर राज्य में इतने सारे काम हो रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, तो गलतियां भी होंगी। अगर गलतियां हो रही हैं तो हर गलती के लिए उचित सज़ा देने के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है किला। किला का ज़रूरत किसी राज्य को इसलिए होता है कि वो अपने राजा, मंत्री, कोष और ज़रूरी कागजातों की रक्षा कर सके। किसी भी राज्य के प्रोग्रेस के लिए उसके पड़ोसी राज्य से अच्छे संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को चाणक्य ने अपने सप्तांग मॉडल में कहा था और इसका एग्जाम्पल हम आज के दौर में भी देख सकते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें जो अभी विश्व का सबसे विकसित देश है, तो अमेरिका के विकसित होने में एक हिस्सा ये भी है कि उसके पड़ोसी बहुत ही शांत है और मित्रवत हैं। 3 पड़ोसी है उसके, कनाडा ऊपर में उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ मैक्सिको और उसके साइड में फ्लोरिडा के पास है क्यूबा। तो ये तीनों से उसकी मैत्री है। क्यूबा से उसके वैचारिक द्वेष है लेकिन उससे कोई खतरा नहीं है। यही कारण रहा कि अमेरिका जो है इतना तरक्की कर पाया। चाणक्य ने अपने किताब में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यानी नौकरशाही का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है
और नौकरशाही का क्या रोल होना चाहिए एक राज्य के डेवलपमेंट में, उसको भी बहुत अच्छे से बताया है। और चाणक्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया किसी भी राज्य में, कि राज्य को चलाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए जिसका नाम ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया। राजा से लेकर मुखिया तक का क्या काम होगा, क्या पदवी होगी, सबको उस किताब में बहुत अच्छे से लिखा गया है। उन्होंने एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक मोनार्की जो मगध एम्पायर का नींव हुआ, उन्होंने ये भी बताया कि राजा के आसपास कुछ ऐसे मंत्रीगण का समूह होना चाहिए जो राजा को हर एक छोटी छोटी बातों पे अवगत कराए और छोटे छोटे बातों पे अपना सजेशंस दे। आज के समय में इसी समूह को हम कैबिनेट कहते हैं। तो सबसे पहली कैबिनेट जो थी उन्होंने चाणक्य ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन साथ साथ चाणक्य को एक बात का टेंशन हमेशा रहता था, वो था भ्रष्टाचार। क्योंकि नंद साम्राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे था, तो उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता था कि इसके बाद जो भी राज्य बने उसमें भ्रष्टाचार न हो। तो इसके लिए उन्होंने 2 उपाय बताए। पहला उपाय तो ये था कि जो भी अधिकारी हैं यानी ऑफिसियर्स हैं, उनका टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होना चाहिए, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, और इसी तरह समय पे ऑडिट होना चाहिए। तो ट्रांसफ़र की व्यवस्था और ऑडिट की व्यवस्था भी फर्स्ट टाइम आचार्य चाणक्य ने ही की थी। चाणक्य कभी किसी भी विदेश यानी कि फॉरेन कंट्री पे अटैक करने के लिए सहमत नहीं थे। उनका बस एक ही सपना था कि अखंड भारत बनाया जाए। अखंड भारत मतलब वो भारत जो राम राज्य के समय था या भरत वंशियों के समय था, उस भारत को चाणक्य ने अखंड भारत कहा और उसको बनाने का ही सपना रखा। उसके बाद उसके परे जो भी राज्य आए उस पर कभी चाणक्य ने हमला करने का या उसे जीतने का कभी नहीं सोचा था। तो थी महामना चाणक्य की कहानी। इसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और उस सम्राट की बात करते हैं जिन्होंने पहली बार मगध सम्राट का पदवी हासिल किया या मगध साम्राज्य स्थापित किया। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य की देख रेख में तक्षशिला में शिक्षा ले रहे थे, वो पूरी तरह तैयार हो गए थे मगध पे हमले के लिए। लेकिन चाणक्य चाहते थे कि मगध पे हमला करने से पहले वो युद्ध नीतियों को सीखे। प्रैक्टिकल सीखना अलग होता है और थ्योरेटिकल सीखना अलग होता है। अभी तक जो उन्होंने तक्षशिला में पढ़ा था वो किताबों में पढ़ा था या मौखिक पढ़ा था अपने शिक्षकों से। चाणक्य चाहते थे कि इसका एप्लीकेशन वो रियल वॉर फील्ड में करे, यानी कि असली लड़ाई जो है वहाँ करे। और ठीक उसी समय अलेक्जेंडर जो ग्रीस से चला था और राज्यों को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था, वो तक्षशिला की सीमाओं तक आ पहुँचा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को महाराज पौरव का साथ देने को कहा। चंद्रगुप्त और महाराज पौरव दोनों ने साथ में छोटे राजाओं को लेकर अलेक्जेंडर का सामना किया। महाराज पौरव ने अलेक्जेंडर को हरा दिया और वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त जो थे वो अलेक्जेंडर के जनरल्स को हरा रहे थे। सबसे बड़ी सफलता तो तब मिली जब उन्होंने अलेक्जेंडर के एक महान जनरल सेलुकस को हराया। सेलुकस को हराने के बाद चंद्रगुप्त को भी लोग जानने लगे, चंद्रगुप्त की ख्याति फैली और इसी नाम के साथ चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मगध की ओर मुड़ने का फैसला किया। रास्ते में जितने भी राज्य आए या तो उनसे दोस्ती कर ली गई या फिर उनको जीत लिया गया। इससे क्या हुआ, इससे एक बड़ी सेना बनती चली गई। मित्र देश भी सेना देते थे और जिनको जीत लिया गया है उन पे तो अपना हक है ही, तो वो भी अपना सेना देते थे। तो चंद्रगुप्त जब तक्षशिला से मगध की तरफ चले थे तो एक बड़े सेना के साथ वो मगध के बॉर्डर पे पहुंच गए थे। मगध को जीतना बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि सेना चंद्रगुप्त जमा कर रहे थे और चाणक्य तब तक मगध के अंदर जो मंत्रीगण थे उनमें फूट डाल रहे थे, उनमें अपने गुप्तचर लगा रहे थे। तो एक तरफ से राज्य के अंदर विद्रोह हो रहा था और दूसरी तरफ से राज्य के बाहर सेनाएं खड़ी थी। दोनों ने मिलकर धनानंद को हरा दिया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित कर दिया।
चंद्रगुप्त उसके बाद चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किए। जब चंद्रगुप्त मगध के शासन बने तो मगध में इमीडिएट 2 रिक्वायरमेंट थी। पहला तो वहाँ का भ्रष्टाचार खत्म करना और दूसरा उसकी सीमाओं को बढ़ाना। मगध के इस दोनों कार्य में चंद्रगुप्त जी जान से लग गए। लेकिन चाणक्य को एक बात अभी भी खटक रही थी, लोगों की मानसिकता। लोग राजा को राजा तभी मानते थे जब वो किसी राज्य कुल से आए, लेकिन चंद्रगुप्त तो कुलहीन थे। कुलहीन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के कुल का पता ना होना, और ये बात प्रजा में धीरे धीरे फैल रही थी। इससे पहले कि प्रजा में एक विद्रोह हो जाए, चाणक्य ने बहुत ही चालाकी से चंद्रगुप्त की शादी धनानंद की बेटी से करवा दिया। अब चंद्रगुप्त भी राजकुल के हो गए। अब प्रजा उनको राजा स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। चंद्रगुप्त वहीं अपने काम में लगे थे। उन्होंने धीरे धीरे करके मगध का भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम कर दिया। और तब उन्होंने मगध की सीमाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया। मगध की सीमाओं को चंद्रगुप्त ने मथुरा से बढ़ाकर पर्सिया तक ले गए पश्चिम में, वहीं दक्षिण में उसको कर्नाटका तक ले जाया गया और पूरब में इसको बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश तक ले गया गया। तो एक भारत की रूपरेखा जो पर्सिया से बांग्लादेश और नेपाल से लेकर कर्नाटका तक है, इसको ही हम अखंड भारत कहते हैं। और ये उस समय तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसके शासक थे चंद्रगुप्त और जिसको रूल करने में हेल्प कर रहे थे चाणक्य। चाणक्य का सपना लगभग पूरा हो गया था। इसके बाद अगर हम और चंद्रगुप्त की अचीवमेंट्स की बात करें तो चंद्रगुप्त वो पहले शासक थे जिन्होंने मेरिट को एम्प्लॉयमेंट का बेसिस बनाया था, यानी कि मेरिट के बेसिस पे रोजगार देने शुरू कर रहे थे। चंद्रगुप्त वो पहले शासक थे जिन्होंने ऑफिशियली स्पाई सिस्टम को लॉन्च किया, यानी कि गुप्तचर प्रणाली जो थी वो सबसे पहले चंद्रगुप्त ने ही यूज़ किया, चंद्रगुप्त ने ही स्थापित किया। यूज़ तो इसको चाणक्य पहले कर चुके थे, लेकिन ऑफिशियली इसको सबसे पहले चंद्रगुप्त ने ही चलाया था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में वहाँ एक एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। वहीं चंद्रगुप्त वह पहले शासक थे जिन्होंने ये कहा और ये लिखित भी आया कि जमीन के अंदर जो भी संपत्ति पाई जाएगी वो संपत्ति राज्य की संपत्ति होगी। और इन सब का साक्ष्य जो है वो मुख्यतः 3 किताबों में आती है। एक किताब तो खुद जो चाणक्य ने लिखी थी, अर्थशास्त्र। दूसरी किताब थी मेगास्थनीज की इंडिका, और तीसरी किताब थी मुद्रा राक्षस जो लिखी गई थी विशाख दत्त द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के बेटे की बिंदुसार। बिंदुसार के जन्म की भी एक कहानी है जिसके षड्यंत्र के शिकार हो गए थे चाणक्य। बिंदुसार का जब जन्म होने वाला था, लगभग 8 या 9 महीने के होंगे, तब उससे पहले चाणक्य को हमेशा डर रहता था कि चंद्रगुप्त को कोई मार ना दे, चंद्रगुप्त किसी षड्यंत्र के शिकार ना हो जाए। तो चंद्रगुप्त के लिए हमेशा पॉजिटिव रहते थे, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते थे। और इसी के लिए वो क्या करते थे कि चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डेली मिलवाते थे, जिससे चंद्रगुप्त जो है जहर खाने के आदी हो जाए और बाद में कभी कोई उनको अगर जहर भी खिलाए तो उसका असर या तो ना हो या बहुत कम हो। तो वो खाना एक दिन बिंदुसार की माँ ने खा लिया और वो उनके पेट में बिंदुसार था। उनकी माँ की तुरंत ही डेथ हो गई, लेकिन चाणक्य ने अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया और उनका पेट चिड़वाकर बिंदुसार को जीवित निकाल लिया गया। लेकिन इस कहानी को बाद में चलकर बिंदुसार को गलत बताया गया, या कहें तो आधा बताया गया। इसमें एक षड्यंत्र किया गया। वहीं बिंदुसार के सभा के मंत्रियों ने चाणक्य को हटाने के लिए कि आपकी माँ की मृत्यु चाणक्य की वजह से हुई थी, क्योंकि एक आधा सत्य था जो बिंदुसार ने सुना। चाणक्य इसको अपना अपमान समझे और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया और वन की तरफ चले गए। जब बिंदुसार को असली सच्चाई पता चली तो वो चाणक्य से क्षमा मांगने और उन्हें वापस बुलाने
वन तो गए लेकिन चाणक्य वापस आए नहीं। चाणक्य की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इसके बाद किसी टेक्स्ट ने, किसी किताब ने चाणक्य के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अब हम मौर्य डायनेस्टी में, यानी कि जो मौर्य वंश है उसमें बिंदुसार की कहानी आगे करते हैं। बिंदुसार कुछ खास नहीं कर पाए। उनकी खासियत यही रही कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य को ज्यों का त्यों मेंटेन किया। बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश के राजा हुए वो थे सम्राट अशोक। अशोक की माँ का नाम धम्मा था। धम्मा चंपा, उस समय की चंपा और अभी के चंपारण की थी। अशोक के जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं रहीं उन सबको एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया जिसका नाम था अशोका वेदांत। अशोका के कुल 101 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े जो थे बिंदुसार के बेटे, उनका नाम सुशीन था, राजकुमार सुशीन। राजकुमार सुशीन बड़े तो थे ही, वहीं बिंदुसार के प्रिय भी थे। बिंदुसार चाहते थे कि उनके बाद राजकुमार सुशीन मगध साम्राज्य के राजा बने, और अशोक ये चाहते थे कि बिंदुसार के बाद वो वहाँ के राजा बने। लेकिन बिंदुसार जो थे वो अशोक को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए अशोक को हमेशा राजधानी से दूर रखा जाता था। एक बार तक्षशिला में विद्रोह हुआ। महाराज बिंदुसार को लगा कि बहुत सही मौका है अशोक को वहाँ भेजने का, क्योंकि उनको पता था अशोक इतने सक्षम नहीं हैं कि इस विद्रोह को दबा पाए। अगर वो विद्रोह को नहीं दबा पाते हैं तो उनकी राजा बनने की उम्मीदवारी कम से कम ख़त्म हो जाती है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब अशोक वहाँ गए तो तक्षशिला के लोगों ने अशोक का बहुत स्वागत किया और बिना हथियार उठाए अशोक ने वहाँ के विद्रोह को दबा दिया। इससे अशोक की ख्याति और बढ़ गई। जब ये बात राजा को पता चली तो बिंदुसार ने उन्हें उज्जैनी का गवर्नर बना के तक्षशिला से उज्जैनी भेज दिया। कुछ समय बाद तक्षशिला में फिर से विद्रोह हुआ, तो इस बार राजा ने सोचा कि अब राजकुमार सुशीन को भेजा जाए, जिससे उनको लगा कि तक्षशिला के लोग तो आराम से मान जाते हैं, तो अगर सुशीन ने इस विद्रोह को दबा दिया तो उसकी राजा बनने की उम्मीदवारी और बढ़ जाएगी। एक तो बड़ा भी है, ऊपर से कीर्ति भी उसके नाम से जुड़ जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब सुशीन वहाँ गए तो वो विद्रोह और भड़क गया और उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। इसी दौरान बिंदुसार बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री राधागुप्त को चाणक्य का पोता भी कहा जाता है कुछ किताबों में, तो राधागुप्त को कहा कि राजकुमार सुशीन को तुरंत बुलाया जाए। राधागुप्त नहीं चाहते थे कि राजकुमार सुशीन जो है वो महाराज बने, इसीलिए उन्होंने संदेश भेजने में थोड़ा लेट कर दिया। तब तक अशोक को बुला लिया गया। राजकुमार अशोक को महाराज घोषित कर दिया गया। तब तक सुशीन जो है वो पाटलिपुत्र की सीमाओं तक वापस आ गए थे। यहाँ इतिहासकारों का मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर एक कुएं में फेंक दिया था। वो कुआं, जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं आज के समय के पटना में अगम कुआं में है, उसी के नाम पे वो अगम कुआं जगह है, और वो शीतला माता मंदिर के कैंपस में है। आज भी वो कुआं है जिसमें कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर फेंक दिया था। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अशोक ने सुशीन को मारा था षड्यंत्र में, और सुशीन का साथ दे रहे कुछ भाइयों को मारा था। उसके बाद बाकी भाई डर गए और अशोक की अधीनता स्वीकार कर ली, तो अशोक ने उन्हें अलग अलग प्रदेश में भेजा और वहाँ कुछ को गवर्नर बना दिया, कुछ को ऊंचे पोस्ट पे काम दे दिया। एक और घटना का जिक्र कुछ किताबों में है जिसमें कहा जाता है कि अशोक के हरम में जितनी भी दासियाँ थी उसको एक दिन अशोक ने जिंदा जलवा दिया था। इसके बाद से ही अशोक को चंड अशोक कहा जाता था। एक क्रूर शासक कैसे धार्मिक शासक बन गया, इसकी कहानी हम जानेंगे। यहाँ भी इतिहासकारों का दो मत है। कुछ इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कुछ कहते हैं अशोक बहुत चालाक। पहले हम हृदय परिवर्तन वाली बात करते हैं। हृदय परिवर्तन वाली बात में दो कहानियां हैं। एक कहानी कलिंग वार की है। कलिंगा आज के समय का उड़ीसा। कलिंग एक छोटा सा राज्य था, लेकिन बहुत ही मजबूत जुझारू लोग थे वहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बहुत कोशिशों के बाद भी कलिंग जो है
वो मगध साम्राज्य में नहीं आ पाया था। इसी बात को अशोक ने अपना प्रतिष्ठा बना लिया था और उन्होंने कलिंग को जीतने की कसम खाई थी। 231 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने पूरे सैन्य बल के साथ, पूरे सैन्य शक्ति के साथ कलिंगा पे आक्रमण कर दिया। कलिंग के जुझारू लोगों ने डटकर सामना किया, लेकिन अशोक के विशाल सेना के सामने बहुत देर तक टिक नहीं पाए। अशोक की सेना ने पूरे कलिंग को बर्बाद कर दिया, रौंद डाला। पूरी रणभूमि लाल हो गई थी और यहाँ तक कि रणभूमि के बगल से गुजरने वाली दया नदी भी बहुत दिनों तक लाल रही। इतिहासकार कहते हैं कि इसमें इतना खून बहा था और इतने लोग मरे थे, इतनी चीखें गूंज रही थी कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। वहीं दूसरी कहानी ये है कि अशोक एक दिन अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने बाहर एक बौद्ध भिक्षुक को जाते देखा। अशोक को लगा कि ये कोई जाना पहचाना आदमी है। उसको अशोक ने अपने महल में बुलवाया। जब उससे परिचय दिया गया तो पता चला कि वो अशोक के सबसे बड़े भाई सुशीन का पुत्र है। अशोक बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित इसलिए नहीं कि वो सुशीन के पुत्र थे, आश्चर्यचकित इसलिए हुए कि सुशीन का पुत्र उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पे ना तो क्रोध थी, ना ही ईर्ष्या था, ना ही अशोक को मारने की कोई नीयत। बहुत ही शांत खड़ा था। अशोक ने उसे बैठने को कहा। उस पूरे राज्यसभा में एक ही जगह खाली थी जहाँ बैठा जा सकता था, वो थी राजा की गद्दी। सुशीन का पुत्र राजा की गद्दी पे बैठ गया। मंत्रीगण आश्चर्यचकित रहे, लेकिन अशोक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अशोक उसके पास जाकर नीचे बैठ गए और उससे बौद्ध धर्म के बारे में पूछने लगे। ये थी दो कहानियाँ जिसमें अशोक को धार्मिक अशोक कहा गया है या धर्मात्मा अशोक कहा गया है, जिसमें कहा गया कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसीलिए अशोक क्रूर शासक से एक धार्मिक शासक बन गया, धर्म की तरफ मुड़ गया। लेकिन वहीं पे कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया था कि इससे बड़ा बनाना उनके लिए संभव नहीं था। इससे बड़ा अगर बनाते तो उस समय में कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, उस पर शासन नहीं कर पाते वो। फिर वो दूसरे अलेक्जेंडर बन जाते, एक तरफ से तो जीतते लेकिन दूसरी तरफ से हार जाते। ये बात अशोक को बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि इसके बाद जो है हम आगे साम्राज्य पे राज नहीं कर पाएंगे, शासन नहीं कर पाएंगे। पूरी ज़िंदगी मेरी जो है वो जीतने में ही लग जाएगी, तो हम जो जीते हैं उस पर भी शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने आगे राज्य को जीतना छोड़ दिया। लेकिन अब उनके सामने एक समस्या थी, चैलेंज था कि जो इतना बड़ा साम्राज्य है इसको चलाया कैसे जाए। इतने बड़े राज्य पे शासन करने के लिए उन्होंने धर्म की मदद लेनी शुरू कर दी। तो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि बुद्धिज़्म ही क्यों? बहुत सारे धर्म थे उस टाइम और फेमस धर्म भी थे, जैसे जैनिज़्म था, हिंदुइज़्म था, तो इन सबको क्यों नहीं, बुद्धिज़्म ही क्यों? इसके लिए इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय पे जैन हो गए थे। वहीं अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक थे। तो इन दोनों के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मणों का डोमिनेंस हो गया था और वो ब्राह्मण जो बिंदुसार के राज्यसभा में थे वो नहीं चाहते थे कि अशोक जो है वो राजगद्दी संभाले। वो चाहते थे कि जो सबसे बड़े हैं शिशुन वो राजगद्दी संभाले। इसीलिए अशोक जो है वो उन्होंने बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया। वो अपने दरबार में बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्ध इंटेलेक्ट्स कह दे, जो बौद्ध धर्म का ज्ञान रखते थे, उनको ऊंचे ऊंचे पद पे बैठाना शुरू कर दिए। अशोक अपने विरासत को इतिहास में संजो कर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आदेश और विचार को शिलालेख और स्तंभों पर लिखवाना शुरू किया। शिलालेख को इंग्लिश में रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं और स्तंभ को पिलर बोलते हैं। अशोका के समय 2 चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया आए थे, फाइयांग और यूगेनसांग। उनकी किताबों में लगभग 84,000 इस तरह के रॉक एडिक्ट्स और पिलर का जिक्र किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सम्राट अशोक के अचीवमेंट्स क्या क्या रहे। सम्राट अशोक पहले वो शासक बने जो रूरल कम्युनिकेटर हुए, मतलब कि जो प्रजा से
डायरेक्ट संवाद करते थे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखते थे। इससे पहले जो शासक थे वो आदेश देते थे, प्रजा से उनका कोई डायरेक्ट संवाद नहीं हो पाता था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व का धर्म बना दिया। सम्राट अशोक सोशल और सेकुलर स्टेट के बहुत बड़े सपोर्टर थे। इसका आपको एविडेंस रॉक एडिक्ट जो शिलालेख 12 है उस पर मिल जाएगा। उस पर साफ साफ लिखा है कि लोगों को नैतिक भाईचारा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आचार संहिता बनाया था, इसको पिनल कोड कहते हैं। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने ये काम किया था। लेकिन आज के किताबों में लिखा जाता है कि फादर ऑफ पिनल कोड इज नेपोलियन। अशोक ऐसे पहले राजा हुए या सम्राट हुए जिन्होंने किसी अन्याय के लिए अपनी प्रजा को सॉरी बोला, यानी माफ़ी मांगा। वो था कलिंगा वार। कलिंगा वार के लिए अशोक इतने दुखी थे कि उन्होंने शिलालेख 13 में कलिंगा के लोगों से माफ़ी मांगा था, जो कलिंगा में हुआ था। वो अशोक ही थे जिनके कारण पाटलिपुत्र प्राचीन भारत में गौरवशाली नाम बना। आज अशोक का ही दिन है अशोक चक्र, जिसको आज हम अपने तिरंगे झंडे के बीचों बीच रखते हैं। इस अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। 1 से 12 तीली जो है वो बताता है अज्ञानता से दुख की तरफ जाने वाले रास्ते को, और 12 से 24 तीली जो है वो बताता है दुख से निवारण की तरफ जाने वाले रास्ते को। अशोक ही थे जिनका चिन्ह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि नेशनल एम्बलम। ये तो रही अशोक की कहानी और गौरवशाली मगध साम्राज्य की कहानी। वो मगध साम्राज्य जो पाटलिपुत्र से शुरू हुआ और मध्यकालीन भारत में आके पाटलिपुत्र में ही खत्म हुआ। आगे के वीडियोस में हम 2 विश्व के महान धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब आप सोचे होंगे कि धर्म की चर्चा क्यों करना, क्योंकि इन दोनों धर्मों की चर्चा किए बिना बिहार का इतिहास अधूरा है। बिहार इन दोनों धर्म का उद्गम स्थल है। बिहार ने इन दोनों धर्म को जन्म दिया है। तो इन दोनों धर्म के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हम अगले वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।